Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. Warm welcome to all the students. तो ये वाला जो क्लास है हम रख रहे हैं हमारे ऐप के ऊपर भी जिसमें लाइव स्टूडेंट्स हैं और हम इसको यूट्यूब के लिए भी रखने वाले हैं बिकॉज द टॉपिक इज लाइक दैट. यस. So in this particular video we are going to talk about CA Final IDT पेपर प्रेजेंटेशन. और ये पेपर प्रेजेंटेशन की जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ ना, ये सारे पेपर के लिए कहीं ना कहीं लगने वाली है. जो प्योरली थ्योरी है उसको छोड़ के, अब लॉ तो है नहीं, ठीक है, ऑडिट का अपना ही तरीका है, तो मोटा मोटा ये तुम सब में लगा सकते हो. देर आर अ लॉट ऑफ मिथ्स, देर इज अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस कि सर मेरी हैंडराइटिंग खराब है, मेरे नंबर कटेंगे क्या, सर पेपर में कटिंग हुआ तो नंबर कटेंगे क्या. ये सारी चीजें हम इसके अंदर आज सॉल्व करेंगे. प्लस मैं आपको एक मार्कशीट दिखाने वाला हूं जिसमें उस बच्चे के 70 में से 52.5 है. 52.5 है उस स्टूडेंट के. मैं वहां से आपको 2-3 आंसर दिखाऊंगा एंड मैं मैक्स टू मैक्स 30 से 40 मिनट्स आपसे लूंगा, लेकिन मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा वैल्यू देने वाला हूं. तो इंश्योर करना वीडियो पूरा देखना. मैंने इसके अंदर एक छोटा सा, ये 2 पेज का, 1.5 पेज का एक नोटिंग बनाया है. ये हो सके, एक सेकंड रुकना. यस यस यस. तो ये वाला वीडियो प्लीज पूरा देखना क्योंकि मैं इसके अंदर काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं एंड उस 30 to 40 मिनट्स के वीडियो में आपको बहुत सारा जो एक होता है ना मिथ्स क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और एक क्लैरिटी मिल जाएगी. एक क्लैरिटी मिल जाएगी. हाँ भक्ति, वो आया था 1 मिनट के लिए, तभी मैंने वो चेंज किया है. वो लैन केबल लगानी रह गई थी, लगा दी है, डोंट वरी. ठीक है, आई थिंक अब आपको क्लियरली सब कुछ आ रहा होगा. चलो आ जाओ. अब लेट्स स्टार्ट. आई विल शो यू द पेपर प्रेजेंटेशन एंड मैंने ये 1.5 पेज का थोड़ा सा एक नोटिंग बनाया है जो मैं आपको बता रहा था. ये नोटिंग मैं एक बार उसमें टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा. टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन, राइट, इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कमेंट्स बॉक्स. तो इसको एक बार प्रिंट लेके अपने स्टडी टेबल पे लगा देना क्योंकि प्रेजेंटेशन वाले के ऊपर आपको बाद में भी लग सकता है कि सर फटाफट से एक बार रिव्यू करना है. आई हैव रिटन द पॉइंट्स हियर. ओके, चलो आ जाओ. सर दो पेपर प्रेजेंटेशन जो सीए फाइनल हम आईडीटी का इन जनरल भी वो रहेगा ही, बट अभी मेरा फोकस मेरे पेपर पे है. उस पे ना मैं पहले तो आपको 3 मिथ्स बता देता हूं. मिथ्स मतलब स्टूडेंट के क्वेरीज में ये चीज आती है, कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसी इंफॉर्मेशन है, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं. पहला मिथ है सर, इफ आई डोंट फॉलो द परफेक्ट फॉर्मेट आई वोंट गेट मार्क्स. मैंने ऐसा ऐसा नहीं लिखा तो मुझे उतने नंबर नहीं मिलेंगे. ये बिल्कुल गलत है. मैं आपको बहुत सारी मार्कशीट्स ऐसे दिखा सकता हूं जिसके अंदर स्टूडेंट हैज रिटर्न इन एन ओकेश मैनर. उसके अंदर ऐसा नहीं है कि उसने पहले लीगल प्रोविजंस को ढंग से स्टेट किया है. कभी कभार एक बच्चा जल्दबाजी में क्या है, एनालिसिस और उस पे जल्दी आ जाता है, वहीं पे बीच में लीगल प्रोविजन डाल देता है और कंक्लूजन डाल देता है. स्टिल आप देखोगे उसको 5 में से 3 या 4 मार्क्स या वॉट एवर इट इज वो मिले हैं. तो दिस इज नॉट कंप्लीटली ट्रू. यस, आई वॉन्ट यू टू गिव अ फॉर्मेट टू हैव अ स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग. भाई अगर मैं आपको कल पढ़ाने में, जैसे हमने क्लासेस खत्म करी, अगर मैं नोट्स आपको ऐसे देता, हेडिंग नहीं होती, सब हेडिंग नहीं होती, और मैं सीधा बीच में नोट्स डाल देता, फिर नीचे कोई और बीच में से ही कोई मैंने नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया, तो आपको कहीं ना कहीं क्या लगेगा, सर कंसेप्ट तो समझ आ रहा है लेकिन मेहनत लग रही है, वो एक फ्लो नहीं आ रहा, एक वो मक्खन की तरह फ्लो नहीं आ रहा है. तो यही अपने को पेपर में करना होता है. लेकिन ये नहीं कि सर फॉर्मेट ही नहीं लिखा तो अपने को नंबर ही नहीं मिलेंगे. मिलेंगे. एट द एंड ऑफ द डे ही वांट्स और शी वांट्स टू नो वेदर यू नो योर स्टफ और नॉट. ठीक है, तो इसका बहुत लोड नहीं लेना है. एक होता है कभी कभार ये बच्चा पूछता है कि सर मेरा एग्जाम में कटिंग हुआ तो क्या. अरे तो क्या हुआ, कटिंग हुआ तो क्या हुआ. मैं क्या, हम क्या जब 3 घंटे में पीडीएफ बना रहे हैं क्या, वहां पे वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं लैपटॉप पे. हम इंसान है, हम अपना हाथ से सोच समझ के लिख रहे हैं, तो गलतियां होंगी. और गलती हुई तो उसको तरीके से काटना होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई बात यहाँ पे लिखी है, इसी पेपर, इसी को मान लो कि मेरा पेपर है. अब कई बच्चे का मैंने मार्कशीट में देखा है, आंसर शीट आपकी जो होती है आप ऐसे कट करते हो. ठीक है, यू कट इट लाइक दिस, ऐसे कट करते हो, या फिर ऐसे ऐसे. इज दिस द वे टू कट, इज दिस द वे टू कट. मैंने जब इस आंसर शीट को देखा तो मेरा मूड थोड़ा सा खट्टा हो गया. मुझे नहीं मजा आया ये कटिंग देख के, मुझे अच्छा नहीं लगा ये. इससे अच्छा आप क्या कर सकते थे, नॉर्मल, मैं स्केल से भी नहीं बोल रहा भाई, स्केल वगैरह भी नहीं, एक ही पेन से अपना जो यूज कर रहे हो, ऐसे क्यों नहीं कट कर सकते थे आप. सो कटिंग का भी तरीका थोड़ा सा नीट रखो, थोड़ा सा नीट रखो. एवरीवन नोज दैट यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ ह्यूमन बीइंग. आप गलती कर सकते हो, कटिंग हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि आप उसके अंदर जो है बहुत ही गंदे तरीके से उसको वो करो. तीसरा, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, सर मेरी ना हैंड राइटिंग बहुत खराब है तो मुझे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. भाई सुनो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैंड राइटिंग एंड लेजिबल होना. आपकी हैंड राइटिंग लेजिबल चाहिए. लेजिबल मतलब अंडरस्टैंडेबल. कभी कभार देखो आंसर, आपके जो हैंड राइटिंग है ना वो अब चेंज नहीं होने वाली. आप सीए फाइनल लेवल पे हो, अब आप इतने सालों से जो चीज लिख रहे हो वो आपकी हैंडराइटिंग 2 दिन में चेंज नहीं होने वाली, 2 महीने में चेंज नहीं होने वाली. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इंस्टेड यू फोकस ऑन हाउ यू आर राइटिंग थिंग्स. तो हैंडराइटिंग इंडिविजुअल ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा,
लेकिन आप उसको लेजिबल तो बना सकते हो ना। और मैंने वही वाली आंसर शीट ली है जिसमें उस बच्चे के 52.5 है। आप देखोगे उसकी हैंडराइटिंग कोई बहुत तोप नहीं है, हैंडराइटिंग उसकी 17-18 ही है, लेकिन सर उसका जो प्रेजेंटेशन है, उसकी जो लेजिबिलिटी है, वो मैं बोलूंगा 19-20 वाली है। तो आपका थोड़ा हैंडराइटिंग नीचे चलेगा, लेकिन लेजिबल तो लिखो। लेजिबल लिखने में आपके पास क्या एक्सक्यूज है? कोई एक्सक्यूज नहीं है किसी स्टूडेंट के पास। और आपके पास जो लाइन छोड़नी है, आपको थोड़ा सा स्पेसिंग ढंग से रखनी है, दैट इज अ बेसिक नीटनेस दैट यू कैन फॉलो। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। पेपर में जो हमारा मेन एम रहने वाला है ना, दैट इज लेजिबिलिटी, एंड एग्जामिनर शुड बी एबल टू रीड इन वन गो। भाई आप जब, अभी मैं आपसे मॉक टेस्ट लूंगा बराबर, तो उस मॉक टेस्ट के अंदर मैं हो सकता है एक आपका आंसर 2 बार देखने की कोशिश करूं अगर मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई एम देयर विद द पर्पस कि मुझे इसको प्रॉपरली बताना है क्या गलती हो रही है। लेकिन एग्जामिनर को नहीं पड़ी आपकी, अगर उसको एक चीज ढंग से नहीं समझ आई, वो कोई ऐसा एफर्ट नहीं लगाने वाला। फिर वहां पे आएंगे वो आईसीआई के चेकिंग इश्यूज वगैरह, वो सब बाद में है, वो सब रिजल्ट के बाद, वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते। सो स्टार्टिंग से हमें एग्जामिनर को ये मौका नहीं देना कि वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाए और वो आपकी बात ना पढ़े। दैट इज वेरी वेरी बैड थिंग। मूड मत खराब करो। ये मैं आपको अगर एक लाइन में पूरे प्रेजेंटेशन की सार अगर मैं आपको एक लाइन में दे दूं, और ये मुझे किसी ने बताई थी क्लास 12th में अपने, और वो मैंने क्लास 12th में भी फॉलो किया, वो मैंने अपने फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सब जगह फॉलो किया कि भाई मूड मत खराब कर, मूड मत खराब कर एग्जामिनर का। उसके पास हो सकता है, अब इसमें लक देखो कैसा होता है। एंड दिस इज समथिंग विच वन एग्जामिनर शेयर्ड मी विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड एग्जाम्स, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू सीए फाइनल, बट सेम थिंग अप्लाइज। मुझे उसने शेयर किया कि यार खुद एक बात बताओ, मेरे सामने 10 आंसर शीट है और उसके बाद 11वीं तुम्हारी है एग्जाम्पल, और 10वीं आंसर शीट में बहुत ही बेकार उसने मेरा मूड खराब कर दिया है आप कह लो, या उसने बहुत ही गंदा प्रेजेंटेशन दिया है। एंड एट द एंड ऑफ द डे ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ही और शी इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, सो देयर विल बी एन एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी। हाँ या ना? आप मानते हो या नहीं मानते हो बताना। तो कहीं ना कहीं उसका जब मूड खराब है ना, तो आपकी आंसर शीट देख के और खराब नहीं होना चाहिए। दैट विल रिफ्लेक्ट, इट शुड नॉट। आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट व्हाट शुड बी, आई एम हियर टॉकिंग अबाउट व्हाट द केस इज। कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, तो प्लीज डोंट स्पॉइल द एग्जामिनर्स मूड। तीसरा, मिस्टेक्स अगर कट करनी है तो भाई नीटली, जैसे फॉर एग्जांपल यहां कट करना है तो आप ऐसे कट करो, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे, कई बच्चे ऐसे, खराब हो जाएगा मूड मेरा। ठीक है, अब आपको एक बेसिक फॉर्मेट बता देता हूं जो आप थ्योरी और सेमी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में लगा सकते हो। ठीक है, थ्योरी एंड सेमी प्रैक्टिकल। प्योर जो प्रैक्टिकल रहता है जैसे क्वेश्चन 1, वहां पे तो ये नहीं लगेगा, वहां पे कुछ और लगेगा, बता दूंगा, नीचे मैंने उसका नोटिंग किया है। तो इस वाले में आपको बेसिक क्या रखना है, सबसे पहले एक इशू लिखने की कोशिश करना है, ये बहुत बच्चे नहीं लिखते। ठीक है, इशू में क्या है, आप एक लाइन में कौन सा टॉपिक, सेक्शन या चैप्टर अप्लाई करने वाले हो, इसका जस्ट एक जिस्ट दे दोगे। मतलब आईडीटी में ये क्वेश्चन किस तरफ लेके जा रहा है मुझे, क्या ये कस्टम्स की बात कर रहा है वैल्यूएशन की, क्या ये जीएसटी के सप्लाई की बात कर रहा है, क्या ये वैल्यूएशन की बात कर रहा है। तो मुझे सिर्फ एक लाइन में आप इतना बता दो कि सुन, पूरे आईडीटी में से मेरा ध्यान इस तरफ जा रहा है, ताकि आई नो दैट विच टॉपिक यू आर गोइंग टूवर्ड्स। मैं इसमें आपसे सेक्शन नंबर भी तभी बोलूंगा जब आप 100%, 100 नहीं 200% श्योर हो, देन ओनली यू राइट इट डाउन। अदरवाइज देन आपका 0 भी मिल सकता है, उसमें स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगी। रीजन क्या है, आप एक चीज कोट कर रहे हो और सीजीएसटी एक्ट में उसका सेक्शन ही कुछ और है, इट इज कॉन्ट्ररी, तो 0 भी मिल सकता है। वहां पे आप ये नहीं बोल सकते आईसीए ने स्टेप मार्किंग नहीं करी। स्टेप मार्किंग तब होती है ना जब तुम सेक्शन तो सही लिख रहे हो यार। तो बाद में आईसीए से लड़ने में मेरा कोई मूड नहीं है, मैं चाहता हूं अभी से आप वो चीज थोड़ा सा सावधानी रखे। 0.1% भी डर है तो आपको सेक्शन नहीं लिखना, और दिल में अगर कॉन्फिडेंस है कि यार ये चीज मैंने पढ़ी है, तो बेझिझक आप लिखो। सेक्शन आपको अलग से हेल्प नहीं करते, मैं हमेशा बोलता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंप्रेशन फॉल करते हैं। मेरे आईडीटी में अराउंड 74-75 थे, इंटर में भी मेरे टैक्स में 74-73 थे। मैंने सेक्शन सब जगह लिखे भाई, और मैं उतना कॉन्फिडेंट होता था। हाँ, कुछ जगह नहीं समझ में आया तो छोड़ देता था। दूसरी बात, अब जब यहाँ पे सेक्शन लिखोगे तो आप क्लियरली प्लीज बताना, या चैप्टर लिखोगे या टॉपिक लिखोगे, तो ये सीजीएसटी की बात कर रहे हो या आईजीएसटी की बात कर रहे हो जो आपके कोर्स में है। अब एक बच्चे ने सेक्शन 10 लिख दिया था, सेक्शन 10। अरे भाई सेक्शन 10 में किसकी बात कर रहा हूं मैं? आईजीएसटी के प्लेस ऑफ सप्लाई की बात कर रहा हूं, या तू बात कर रहा है कॉम्पोजिशन की, मेरे को कैसे समझ में आएगा? अब यहाँ पे दोबारा आप एग्जामिनर को मौका दे रहे हो गलत करने का। So these are the things you need to understand, and this is something I have time and again stressed in my classes. हाँ या ना? Yes? चलो, फैक्ट्स
ये थोड़ा सा ऑप्शनल है, ये लॉ वगैरह में हम ज्यादा लिखते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा प्योर थ्योरी में जहां पे आपका एनालिसिस का क्वेश्चन है और जहां पे आपका केस है, जहां पे आपका केस है कहीं ना कहीं, आप वहां पे फैक्ट जो है लिख सकते हो। जैसे कस्टम्स में हमने कुछ केस लॉस किए थे, याद है, टुल्लो इंडिया, गिरा इंटरप्राइजेस, तो वहां पे आप थोड़ा सा फैक्ट जो है ब्रीफ में मैं बोलूंगा 2 या 3 लाइन कॉपी पेस्ट आप लिख सकते हो, दैट विल हेल्प यू, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, उसके बाद ये आता है आपका मेन, ये जो आपका मेन आपके नंबर लेके जाएगा, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट जहां पे आपको मेन नंबर मिलने वाले हैं, दैट इज द लीगल प्रोविजंस। अब सर लीगल प्रोविजंस में व्हाट यू हैव टू डू, जो भी आप यूज करने वाले हो ना, फॉर एग्जांपल मैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज यूज कर रहा हूं, तो मेरे भाई एक बार कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज को आप डिफाइन भी कर दो ना। अब क्या होएगा, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का आपको इनवॉइस के बारे में पूछा गया है, सारे बच्चे लिखेंगे, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आप एक बार उसको डिफाइन भी कर दो। ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, मैंने हमारे क्वेश्चन बैंक में भी हमने ये चीज डिस्कस करी थी, यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग, यू डोंट हैव टू लर्न इट फॉर एवरी क्वेश्चन। हमारी क्वेश्चन बैंक भी इसी हिसाब से डिजाइंड है कि आपको एक बार समझ आ जाएगा ना कैसे लिखना है, तो आप सारे क्वेश्चंस में वो चीज इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप रट्टा नहीं मार सकते हो। सो वॉट एवर यू आर गोइंग टू यूज, आप उसका बेसिक, उसका मेन पार्ट लिख देना लीगल प्रोविजंस में, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बच्चे इसको सुन के डर जाते हैं कि सर फिर मैं एक एक चीज, मतलब मेरे को क्या क्या है, उतना नहीं कह रहा मैं, आपको एक जनरल समझ आ गया ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो यूज कर रहे हो, जो दिमाग में सोच रहे हो वो डाल दो, एंड प्लीज डोंट अज्यूम एनीथिंग कि हाँ यार ये तो एग्जामिनर को पता होगा, अरे नहीं पता। मैंने जैसे आपको पढ़ाया ना, आपको उसको थ्योरी के थ्रू पढ़ाना है, आपको उसको पेपर के थ्रू पढ़ाना है कि भाई कंटिन्यूअस सप्लाई ये होती है, इनवॉइस सेक्शन 31 में इतना इनवॉइस करना है, फिर एनालिसिस का पोर्शन आएगा। बात समझ में आई? उसके बाद सर आपका आता है एनालिसिस, सेक्शन नंबर वाली बात बता दिए, ये वाली बात बता दिए, देन कम्स योर एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस में आप क्या करने वाले हो, कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू लिंक फैक्ट्स विद द लीगल प्रोविजन, फैक्ट्स नहीं है तो मेन लीगल प्रोविजन से जो आपको पूछा गया। एनालिसिस के अंदर यू विल रीच कंक्लूजन ऑल्सो। कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर एनालिसिस में तो कंक्लूजन दे दिया था, नहीं, कंक्लूजन वो अलग रहेगा, इस वाले में भी आपको कंक्लूजन ही रीच करना है, और कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन होगी तो भी यहां डालना है, टीडीएस का अमाउंट, कैलकुलेशन आपको यही दिखानी है, यस यू हैव टू शो टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा, वो भी आपको यही पे दिखाना है। तो वॉट एवर इज बीइंग आस्क्ड इन दैट थ्योरी और सेमी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सेमी प्रैक्टिकल मतलब टीडीएस टीसीएस हो गया, या कोई चार्ज में उन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम लिंक कर दी, तो वो 5 नंबर 6 नंबर का जो आता है ना, उसको मैं सेमी प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। मेन प्रैक्टिकल आपका क्वेश्चन 1 जो आता है वो 14 मार्क का आ जाता है, ठीक है, 14 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस बनते हैं ना। ओके, सो यहां पे आपका मेन फोकस रहेगा कैलकुलेशंस, एंड यू विल रीच द कंक्लूजन हियर। इसके सिवाय अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, जो आप बहुत ज्यादा गलत करते हो, और ये सब मैं आपके मॉक टेस्ट में चेक करने वाला हूं, मैं बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करने वाला हूं आपके मॉक टेस्ट की, ठीक है। कंक्लूजन, आई डोंट केयर इफ यू हैव रिटन कंक्लूजन इन एनालिसिस, आई वांट एक लाइन छोड़नी है आपने और उसके बाद एक कंक्लूजन लिखना है, हेंस नहीं, हेंस के ऊपर एक कंक्लूजन लिखना है, और उसके नीचे या उसके आगे सेमीकोलन ये लगा के इन वन लाइन एग्जैक्टली व्हाट इज आस्क्ड। फॉर एग्जांपल, एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम और नॉट, कंक्लूजन में आएगा मिस्टर एक्स दैट वॉट एवर इट इज एलिजिबल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल इन कैश, नीचे कंक्लूजन में जीएसटी पेबल इन कैश इज 10,500 वॉट एवर इट इज। ऊपर क्वेश्चन में आया वैल्यूएशन निकालना है, वैल्यूएशन का अमाउंट फाइनल। जो भी पूछा ट्रू फॉल्स, नीचे ट्रू फॉल्स, जो भी पूछा है वो मुझे एग्जैक्ट कंक्लूजन में चाहिए। और मैं आपको एक हकीकत बता देता हूं, जब मैं आंसर चेक करता हूं और मैं मान रहा हूं कि एग्जामिनर भी तो मेरी तरह एक इंसान है, मैं एक बारी के लिए सबसे पहले ना कंक्लूजन पे नजर जाती है कि बच्चे ने कंक्लूड क्या किया है। प्रैक्टिकल सेमी प्रैक्टिकल में या थ्योरी का कंक्लूजन अगर गलत है तो आई नो कहीं ना कहीं यू हैव मेस्ड अप योर एनालिसिस पार्ट। तो मेरे थोड़ा सा मैं नेगेटिव हो चुका हूं आपके लिए कि बच्चे ने कंक्लूड तो गलत ही किया है। तो मैं देखता हूं ठीक है यार, स्टेप मार्किंग देनी है, आईसीए ने बोल रखा है, डंडा मार रखा है स्टेप मार्किंग का, तो मैं थोड़ा बहुत इसके लीगल प्रोविजन दे दूंगा, 6 में से 2 या 3 मिल जाएंगे। फिर समझ नहीं आएगा सर स्टेप मार्किंग क्यों नहीं मिली। एंड दिस इज समथिंग व्हाट एग्जामिनर इज गोइंग टू सी फर्स्ट, बिकॉज दिस इज समथिंग आई सी फर्स्ट इन एवरी पेपर दैट आई इवैल्यूएट ऑफ यू, मतलब क्लास वालों का, क्योंकि एंड में हम मॉक टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो इन वन लाइन एग्जैक्टली व्हाट यू आस्क्ड। सर ये था आपका एक बेसिक एनालिसिस। अगर तुमने ये 80% भी फॉलो किया ना, मैं आपको सच सच बता रहा हूं, यू आर नॉट गोइंग टू लूज मार्क्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट। यू मे लूज मार्क्स बिकॉज यू मेस्ड अप इन द कॉन्सेप्ट, यू मे लूज मार्क्स इफ यू मेस अप इन योर कैलकुलेशंस, बट यू आर नॉट गोइंग टू लूज मार्क्स इन फॉर्मेट। आप ये नहीं बोलोगे सर फॉर्मेट में कुछ गड़बड़ हुआ है। थोड़ा सा डर क्लियर हुआ है, क्योंकि दिमाग में बहुत भर जाता है,
थोड़ा सा डर क्लियर हुआ है कि इतना इतना लोड लेने वाली चीज है नहीं फॉर्मेट, क्योंकि आईडीटी कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर है, कहीं ना कहीं मुझे आंसर्स का कंक्लूजन्स चाहिए। लॉ में होता था, लॉ में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी कि हाँ उसको समझाना है थ्योरी पूरा। यस सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्या करें? देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपका मेन फोकस है कैलकुलेशंस एंड फिगर्स। जीएसटी पेबल इन कैश अगर गलत है तो तुम नोट्स कितने मर्जी सजा के लिख लो, मैं तुम्हें पूरे नंबर नहीं देने वाला, मैं स्टेप मार्किंग भी पता नहीं कितना ही करूंगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कैलकुलेशन एंड फिगर्स। नोट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर नोट्स? यू गिव रीजन फॉर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। आईटीसी ले रहे हो या नहीं ले रहे, आरसीएम वाली लाइबिलिटी को इंक्लूड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आईटीसी ब्लॉक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सप्लाई इंक्लूड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो ये आपको नोट्स लिखने हैं। अब आप जब मेरे आंसर देखोगे क्वेश्चन बैंक में या फिर आईसीए के सॉल्यूशन देखोगे तो उसमें आपको लगेगा कि सर बहुत डिटेल दिया है, मतलब सप्लाई लेना है नहीं लेना, फिर इंट्रा में उन्होंने सीजीएसटी एसजीएसटी को भी एनालाइज किया है, उसका सेक्शन भी कोट किया है। हकीकत बता रहा हूं, प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूं, उतना डिटेल हम पेपर में नहीं लिख सकते, क्योंकि अपने को ना 70 का अटेम्प्ट नहीं करना, मतलब 70 मतलब इन द सेंस 70 में से अपने को 40-50 का अटेम्प्ट नहीं करना है, मुझे पूरा डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट करना है प्रॉपरली अलोंग विद द 30 मार्क्स एमसीक्यू। मुझे 100 का 100 अटेम्प्ट करना है। तो आई एम ओके इफ यू डू नॉट गिव दैट मच डिटेल्ड नोट्स, क्योंकि आप आंसर शीट में हम देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा उस बच्चे की आंसर शीट, वहां पे भी आप देखोगे इतना डिटेल में नहीं है नोट्स, लेकिन पता चल जाता है यार पढ़ने से कि स्टूडेंट को आता है या नहीं आता है, तो वो आपको करना है। सो मे नॉट बी वेरी डिटेल्ड, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और ये चीज आप टेबल में भी डाल सकते हो, जैसे आप टेबल बना रहे हो, यहां पे आपने लिखा इनपुट विद रिस्पेक्ट टू दिस और ब्रैकेट में डाला लेट्स से ब्लॉक्ड अंडर 17.5, या फिर आप यहाँ पे नोट नंबर डाल के नीचे नोट डाल देना। सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं करता था, मैं टेबल में ही डालता था, बिकॉज आई डिडंट यूज टू लाइक ट्रीटमेंट दिया फिर उसका नोट्स दोबारा बाद में लिख रहा हूं, नहीं, मैं ऊपर ही कर दूंगा प्लस माइनस करके दे के खत्म, वो मेरा एडजस्टमेंट खत्म दिमाग से। ठीक है, जो भी आपसे नहीं पूछा गया वो आप वर्किंग नोट में डालोगे। जीएसटी पेबल इन कैश पूछा है, लायबिलिटी, आईटीसी, आरसीएम, ये सब वर्किंग नोट में जाएगा। अनदर मिसकंसेप्शन, सर वर्किंग नोट बाद में होने चाहिए, नहीं भाई तुम बच्चे नहीं हो, अब सीए फाइनल लेवल पे हो, ही इज मोर फोकस्ड ऑन योर सॉल्यूशन, आप वर्किंग नोट से आंसर भी स्टार्ट कर सकते हो, इट कैन बी एट स्टार्ट ऑल्सो, और उसी बच्चे ने स्टार्ट में बनाया था, आई विल शो यू। इफ एनी जनरल लीगल प्रोविजन अप्लाइज, मे अभी जो नवंबर 24 का पेपर था जो मैं आपको दिखाऊंगा एक स्टूडेंट का, उसने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था इन विच वी टॉक्ड अबाउट आईटीसी का सेट ऑफ, मतलब मैं आईटीसी को कहाँ का यूज कर सकता हूं। सो वी नो दैट आईटीसी कैन बी यूज्ड फॉर आउटपुट टैक्स, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर आउटपुट इंटरेस्ट, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पेनल्टी, उसमें नहीं यूज कर सकता, तो वो उसके अंदर लग रहा था। तो उसने क्या किया, स्टार्ट में एक जनरल प्रोविजन डाल दी, दैट यू कैन डू। तो कोई जनरल प्रोविजन लग रहा है, डिपेंडिंग अपॉन योर फैक्ट्स आप आंसर के स्टार्ट में एक बार डाल दो, बिकॉज दिस शोज दैट यू हैव आइडेंटिफाइड द कंसेप्ट, यू हैव आइडेंटिफाइड दैट कंसेप्ट कि मुझे किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, लाइंस बनाना मैंडेटरी नहीं है दोस्त, सुनना, लाइंस बनाना मैंडेटरी नहीं है। मैं आपको घर पे क्या बोलता हूं, लिखो बनाओ, क्योंकि मैं बनाता था, ओवरऑल लुक अच्छा जाता है, बट अगर तुम्हें लग रहा है पेपर में मेरे पास नहीं है टाइम, तो रेकमेंडेड है, मैंडेटरी नहीं, लेकिन लिखते वक्त ऐसा लिखना कि बीच में आप जगह छोड़ो, वो गिचड़ पिचड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारी भाषा में हम क्या बोलते हैं, सर गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। अगर मैं आपको इसके दो कंक्लूजन बताऊं, मैंने आपके साथ बहुत ही क्लियर मैनर में डिस्कस किया है, मैं आपको दो कंक्लूजन बता रहा हूं। कीवर्ड्स को हाईलाइट जरूर करना है बेटा जी, कीवर्ड्स को आपको बिल्कुल हाईलाइट करना है। हाईलाइट सर कैसे करना है, आप इसमें एक लाइन भी बना सकते हो, अंडरलाइन, आप इसमें अंडरलाइन भी कर सकते हो, आप इसमें बॉक्स भी बना सकते हो, और ये थोड़ा सा स्मार्ट वे में खेलना, बिकॉज दिस विल हेल्प मी एज एन एग्जामिनर। आप मेरा अटेंशन वहां पे लेके आ रहे हो, यू आर चैनलाइजिंग द एग्जामिनर्स अटेंशन एंड मेकिंग द प्रोसेस इजी। चैनलाइजिंग स्पेलिंग देख लेना, गलत तो हो ही गई है, छोड़ो, ठीक है छोड़ो, ये और एक मिसलिनियस की स्पेलिंग मेरी गलत होती है हमेशा। चैनलाइजिंग द एग्जामिनर्स अटेंशन, कि हाँ भाई यहाँ देख, हाँ भाई यहाँ देख, ये देख, ये मैंने लिखा है, ये तुझे चाहिए था आंसर की में। ठीक है, तो वो चीजें डिपेंड करती है क्या पूछा जा रहा है, बट नाउ यू नो व्हाट इज द कीवर्ड। ओके, तो एक ये वाला पार्ट हो जाएगा। फाइनल कंक्लूजन्स, प्लीज डोंट मिस आउट ऑन दोस। मैं बोलूंगा एक टाइम पे तुम एनालिसिस कम करो, पर कंक्लूजन एक लाइन में मुझे चाहिए। फाइनल अमाउंट्स जो आपके आएंगे वहां पे भी आप कीवर्ड्स अंडरलाइन कर सकते हो, फाइनल कंक्लूजन्स भी अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे येस, नो, ट्रू, फॉल्स, तो दैट यू हैव टू डू।
प्रैक्टिकल एक टिप बता रहा हूं जिसको सुन के आप हो सकता है मुझे बोलो बट सर अब क्या करें, अब ड्यूटी आपको सच बताने की, और जो कहीं ना कहीं मैंने भी फॉलो किया है और मैंने देखा भी है। आपको ये लग सकता है सर इतना सारा फॉर्मेट में पूरा 3 घंटे तो नहीं लगा सकता, तो क्या कर सकते हैं आप, एक सिंपल चीज करना, जो आपका फर्स्ट 50-60% पेपर रहेगा, 15 शीट ले लो, 12 शीट ले लो, जो भी है आपको लगता है, उसमें एटलीस्ट अपना फॉर्मेट मेंटेन करो। मतलब मोटा मोटा मैं पहले 2 या 3 सवाल जो करने वाला हूं उसके अंदर आपका प्रॉपर फॉर्मेट मेंटेन करने की कोशिश करना। ट्राई टू डू दोस क्वेश्चंस फर्स्ट जो आपको अच्छे से आते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट 60% जो फर्स्ट 50-60% रहता है ना, वो इंप्रेशन बना देता है। तो यू सॉल्व कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस एट फर्स्ट, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो वो आप उसको जरा प्लीज पहले सॉल्व करना। इंप्रेशन बनाने का क्या मतलब है सर, कहीं ना कहीं मैं भी जब चेक करता हूं तो मेरा जब ऐसा हो जाता है ना कि 2-3 सवाल के बाद मुझे समझ आ गया बच्चे ने आता है यार, इसको पढ़ा है इसने, तो मैं अगले बार में थोड़ा सा चिन्नू मिन्नू सा लीनियंट हो जाता हूं, थोड़ा सा लीनियंट हो जाता हूं। एंड दिस इज अ हार्ड रियलिटी, ये होता है प्रैक्टिकली, ऐसा होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हर एग्जामिनर करेगा, कहीं आप बोलोगे कि नहीं सर मैं तो 50-60% अच्छा लिखा उसके बाद मैंने छोड़ दिया, छोड़ने की बात नहीं कर रहा, लेकिन 20 की प्रेजेंटेशन 17-18 पे अगर आ जाए लास्ट के 2-3 सवाल में चलेगा, क्योंकि अपने को 100 का अटेम्प्ट भी करना है, आपको 100 का अटेम्प्ट भी करना है। मुझे एक 6 नंबर का इतना नहीं सजाना, क्योंकि हो सकता है वहां पे 5 ही मिले, 6 भी मिलते, ऐसा नहीं है फुल नहीं मिलते, लेकिन मेरा फोकस ये है कि मैं एटलीस्ट आपका 100 का तो अटेम्प्ट करना ही है। वी हैव टू अटेम्प्ट द 100 मार्क्स। ठीक है, समझ में आया? मैंने 21 मिनट लिए आपसे इस पर्टिकुलर डिस्कशन के, ये टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा, इसको प्लीज एक बार प्रिंट लेके लगा देना, आगे पीछे ये पॉइंट छूट जाते हैं। इसके बियॉन्ड मैं भी आपको आंसर शीट दिखा रहा हूं, डोंट वरी, 2-3 सैंपल दिखाऊंगा, आपका डर पूरा हट जाएगा। इसके सिवाय मैं आपको बस एक चीज के साथ क्लोज कर रहा हूं कि हार्ड एंड फास्ट नहीं है कुछ। आपको लगता है कि सर मैं इसका प्रेजेंटेशन का तरीका, वन इंटरेस्टिंग थिंग आई विल टेल यू, मैंने एक पेपर देखा था, एग्जैक्ट सवाल मुझे नहीं याद, बट उस बच्चे ने ना ऐसे कुछ एरोज बना दिए थे, ऐसे एरोज जो कभी भी आईसीआई के सजेस्टेड में आपको नहीं मिलेंगे, हमारी बुक में मिलेंगे, कई कबार आप भी बनाते हो, बट दिस अगेन शोज दैट यू नो द कंसेप्ट वेल। आपने एग्जामिनर का काम आसान कर दिया, तो आप अपने तरीके भी कुछ लगा सकते हो। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, आप लगाओ अपने तरीके। आपको लग रहा है कि सर मेरा इससे प्रेजेंटेशन अच्छा है, या कभी कभार बच्चा ऐसे लिस्ट बना देता है, ऐसे लिखने के बाद ऐसे लिस्ट बना देता है, कुछ जो भी आपके क्वेश्चन में डिमांड है आप करो, वॉट एवर योर माइंड सेज कि हाँ ये अच्छा लगेगा, करो, मिलेंगे आपको नंबर, डोंट वरी। ठीक है, राज कह रहा है मेरी बहुत बुरी हैबिट है, हर पेज में कुछ ना कुछ गलत होता है और मैं कट करता हूं तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? राज देखो, पहली कोशिश करो कि कट नहीं होना चाहिए, लेकिन कट हुआ तो मैंने आपको बोला ना, कट ऐसे करो। ऐसे करोगे क्या? ऐसे करते हो क्या? क्योंकि करते बहुत बच्चे, तो वैसे मत करना। हाँ, भक्ति स्कूल में भी यही बताया था, मैं वो बोल तो रहा हूं, ये सीए फाइनल आईसीए छोड़ो, नॉर्मल पेपर है जैसा 10वीं 12वीं का था। ठीक है, हाँ चिराग, हाँ यस यस चिराग सर, मानसी ऐसे एरो मैंने इंटर में किए थे, बिल्कुल आप लोड मत लो किसी सीए फाइनल है, जैसा पहले के पेपर दिए वैसा ही करो, बहुत आसानी से निकलेगा, हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूं एक बच्चे का आंसर शीट, पहली फॉर फुल डिस्क्लोजर, ये मुझे इस चैनल के थ्रू एक स्टूडेंट ने भेजा है, सो ड्यू क्रेडिट टू दिस पर्सन दिव्येश वगेला, इनका टेलीग्राम चैनल के थ्रू मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा है। इस बच्चे के 50 मार्क्स है, इस बच्चे के 50 मार्क्स है, 52, 70 में से 52.5। ठीक है, सो ऑब्वियसली ही नोज समथिंग वेल। और एमसीक्यू में इसके कितने हैं, एमसीक्यू में जो भी है इसके कितने हैं, एक बार शायद ऊपर होता है ना, हाँ 22, तो आप पार कर गया 70 का आंकड़ा। सो अब मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूं एक दो, जस्ट टू हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू राइट। अब पहले आप मुझे एक सच सच बात बताना, ये पेपर देख के क्या आपको लग रहा है कि इस बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है? सच सच बताओ, सुन देख के हैंडराइटिंग अच्छी लग रही है आपको? इससे अच्छा तो मेरी हैंडराइटिंग आ जाती है जब मैं बोर्ड पे लिखता हूं। बट समझना, ये 3 घंटे के प्रेशर में लिखी गई है। डू यू थिंक दिस इज अ वेरी गुड हैंडराइटिंग पर से? नो, बट गाइज टेल मी, इज दिस लेजिबल? Status holders are those exporter firms that have shown a commendable export performance. Do you think this is legible? मेरे को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है इस बच्चे का। आई एम वेरी कंफर्टेबल रीडिंग दिस, आई एम वेरी कंफर्टेबल। दूसरा चीज आप नोट करो, ऊपर क्वेश्चन लिखा, बीच में लाइन छोड़ा। कई बच्चे लाइन ही नहीं छोड़ते। भाई क्या तुमसे पैसे लेते हैं क्या? आईसीआई पैसे ले रहा है तुमसे एक एक्स्ट्रा शीट यूज करने के? छोड़ो ना लाइन, लाइन छोड़ो ना, छोड़ो यहाँ पे, छोड़ो यहाँ, छोड़ो यहाँ, छोड़ो यहाँ, छोड़ो।
बनाओ बक्से। अब देखो इसने क्या लिखा, एक्सपोर्टर फर्म्स और कमेंडेबल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, दिस इज लिंक टू योर कितना यूएसडी मिलियन का एक्सपोर्ट है ना। तो इसके ऊपर मेरे को ये समझ आ गया कि इस बच्चे ने बात पकड़ ली है, मैं एक्सपोर्टर की बात कर रहा हूं और कमेंडेबल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ यूएसडी, यस और नो। इसने सारी ऐसी चीजें जो है वो हाईलाइट कर रखी है जिससे मेरे को फटाफट नजर जा रही है उस पे आईसी कोड, या मैं क्वेश्चन नहीं डिस्कस करना, क्वेश्चन में कोई और लेने वाला हूं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट हाउ इट वर्क्स। कहीं लाइन नहीं है, स्टिल ही हैज गॉट द मार्क्स। अब मैं आपको मेन क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो मुझे एक डिस्कस करना है आपसे। फोर्थ का ए क्वेश्चन एक बार देख लेते क्या था। फोर्थ का ए, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है। इस पेपर को सॉल्व मत करना, मैं इसका यूट्यूब पे डिस्कशन करूंगा, जैसे आरटीपी किया था वैसा डाल दूंगा इसका, नवंबर 24 का। आओ फोर्थ ए में देयर इज दिस क्वेश्चन, डोंट फोकस ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग, फोकस ऑन प्रेजेंटेशन। कंपनी का कोई बैलेंस है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट में और ये उसके ड्यूज है। उन्होंने सिंपल पूछा है हाउ मच अमाउंट विल बी पेबल इन कैश फॉर अप्रैल, ऑल्सो डिस्कस इन ब्रीफ द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ, 5 मार्क्स। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट लिंक हो रहा है कि जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो टैक्स आपका आउटपुट टैक्स के लिए यूज किया जा सकता है, हाँ या ना, आउटपुट टैक्स के लिए। अब वो आउटपुट टैक्स कैसे हो, सेल्फ असेसमेंट भी हो सकता है, ऑर्डर के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई पेनल्टी है, कोई इंटरेस्ट है, या कोई आरसीएम लायबिलिटी है, कोई लेट फी है, ये सब आपको कैश के थ्रू यूज करना पड़ता है। अब ये मैंने खुद जब बोला, अपने आप ही बोला ना, ये सोच के आपने भी यही सोचा है, तो ये आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में लिख देने का। देखो इस बच्चे ने क्या किया है, फोर्थ ए, मुझे समझ आ गया कौन सा क्वेश्चन नंबर है। कई बच्चे तो क्वेश्चन में भी गलती लिख देते हैं ऊपर लिखते वक्त, सो प्लीज फोर्थ ए आप प्रॉपरली लिखो। एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ, नहीं याद इसको सेक्शन, पेमेंट का, इंटरेस्ट का, आईटीसी का, आईटीसी की डेफिनेशन का नहीं याद इसको स्पेसिफिक सेक्शन। इसने सिर्फ इतना लिखा, एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी यूज्ड ओनली फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। दिस इज द मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल लाइन, यस और नो। फर्स्ट लाइन ने इसने मेरे को प्रूव कर दिया कि भाई जो टेस्ट हो रहा है वही इसने प्रॉपरली लिख दिया है। देखो इसको ग्रीन टिक मिल गया, यहाँ पे इसको ग्रीन टिक मिल गया। स्टेप नंबर 1 में इसने 1 मार्क कमा लिया, इसने 1 मार्क कमा लिया। फॉलोइंग अमाउंट शैल बी पेड ओनली इन कैश नॉट थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, रिवर्स चार्ज, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, एनी अदर अमाउंट जो इंक्वायरी इंस्पेक्शन। यहां पे थोड़ा सा उसने गलती करा है, वैसे टैक्स जो आपका निकलता है चाहे आपके ऑर्डर के थ्रू निकल रहा हो, वो स्टिल आप आईटीसी की तरह यूज, आईटीसी उसमें आप यूज कर सकते हो, उसका आईटीसी आगे नहीं मिलता। वो वहां पे थोड़ा सा बच्चे ने कंफ्यूज किया है, बट स्टिल ये बात उसने बिल्कुल ठीक लिखी और ये एग्जामिनर ने इग्नोर भी करी, और देखो यहाँ पे 1 मार्क मिल गया। अब ये दोनों क्लियर कट लीगल प्रोविजंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, आपने भी दिमाग में यही सोचा होगा, बट अब उसने प्रॉपरली लिख भी दिया, ठीक है। अबाउ केस में इन्होंने कंटेंशन ऑफ एमएन लिमिटेड इज रॉन्ग, ये उसने एनालिसिस में डाल दिया, ये उसने एनालिसिस में डाल दिया, ठीक है। और यहां पे उसने वो अमाउंट बता दिया है कि हम कितने पेमेंट जो है वो कैश में करने चाहिए। उसने एक अमाउंट इसमें गलत लिया है, प्रोसीडिंग्स अंडर जीएसटी लॉ वाला एक अमाउंट इसमें गलत लिया है, क्योंकि वो वाला हम आईटीसी के थ्रू यूज कर सकते थे, उसके वजह से इसको जो है 2 नंबर कटे, एक यहां कटा है और इसके वजह से ये देखो 5 में से इसको 3 मिला है। तो इसने मेन जो 2 लीगल प्रोविजंस थे, दिस एंड दिस, उसने सही किया। और ये एमएन कैन अवेल द आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ सम पेड फॉर रिवर्स चार्ज, ये क्या लिखा है इसने, हाँ देखो ये गलत लिख दिया, ये शायद इसने रिवर्स लिखा, कट गया है, ये कट गया है, तो ये वाला अमाउंट थोड़ा सा इसका गलत है, यहां पे तो उसको कट हो गया। अब वो 2 नंबर उसके लूज हो गए बिकॉज ऑफ आपका आंसर गलत हो गया है, बट मेन लीगल प्रोविजंस इसने सही लिखे हैं, द मेन लीगल प्रोविजन इज करेक्ट, सो यस, ये टिक्स के वजह से उसको 3 मार्क्स मिल गए। आप अगर वो गलती नहीं करोगे आपको 5 में से 5 मिलेंगे। I will show you one part where the student has scored full marks. सब पूरे नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते, लिखेंगे तो मिलेंगे ना। यहाँ पे अगर बच्चे ने सही लिखा होता उसको पूरे मिलते। फिर इसने ये नहीं टेंशन लिया कि सर मेरा 1 पेज में आ रहा है, 2 पेज में आ रहा है। यू राइट कंसाइज टू द पॉइंट एज पर अवर बेसिक फॉर्मेट, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप इसका कंटेंशन वगैरह वाली बात एक बार नीचे कंक्लूजन में अलग डालना, इतना मैं इंप्रूवमेंट चाहूंगा और ये गलती आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। समझ में आ रहा है, यस। चलो एक और मैं आपको डिस्कस करूंगा। देखो ये 4th बी में भी आप ओवरऑल पेपर देखो, कहीं पे भी कटिंग नहीं है बहुत, और हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं है, लेकिन लेजिबल है, लेजिबल है, मुझे सब समझ आ रहा है, कटिंग भी नहीं है ज्यादा।
ये देखो अब एक फोर्थ सी आपको दिखाता हूं, फोर्थ सी, बस एक दो मैं पार्ट दिखाऊंगा आपको। यहां पे वो जो इंटरेस्ट वाला सवाल है, प्रोविजनल, जो आपका प्रोविजनल कस्टम्स में अमाउंट पे होता है, ठीक है, सेक्शन 18 में, तो उसके ऊपर जब रिफंड मिलता है तो 3 महीने में ना रिफंड मिलने पे यू गेट द इंटरेस्ट, यस 6% पर एनम, 6% पर एनम। ग्रुप पे आपको अपडेट कर दिया था मैंने, वो हॉट्स में भी दोबारा कवर करूंगा मैं, 6% पर एनम। रिमेंबर राइट, कस्टम्स में 3 मंथ्स है, जीएसटी में वो 60 डेज रहता है। उसके ऊपर एक सवाल है, आओ क्या देखा है। साहिल एक इंपोर्टर है, प्रोविजनल पेमेंट हुआ है कस्टम्स ड्यूटी का अंडर सेक्शन नंबर 18 ऑन 17 जुलाई along with security of 1 lakh towards provisional release. Final assessment 15th अक्टूबर को हुआ है with duty assessed as 50,000, refund order 50,000, order of and the order of release of security of 1 lakh. Okay. साहिल फाइल द रिफंड एप्लीकेशन, तो इसने रिफंड का एप्लीकेशन फाइल किया कस्टम्स में, कोई फॉर्म वगैरह आपको लर्न नहीं करना है, ओके। along with necessary document, perusal of the application होने के बाद PO found some deficiencies. Submitted the required additional documents and PO issued acknowledgement on 5th November. तो मेरा जब फाइनल डेफिशिएंसीज ठीक हो जाएगी इस दिन माना जाएगा आपका रिफंड एप्लीकेशन फाइल हुआ है, यस और नो। ये डेट है, और इसके आगे रिफंड कब पे हुआ है, 25 मार्च को। तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 3 महीना एक्सीड हो गया तो इंटरेस्ट मिलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय मिस्टर साहिल अंडर सेक्शन 27A ऑन अमाउंट ऑफ ड्यूटी एंड ऑन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी इफ एनी। Now if you remember, we clearly talked that जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो ड्यूटीज पे मिलता है, टैक्सेस पे मिलता है, क्या कभी भी सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिलता है? मैंने ये आपको अलग से कराया था पॉइंट, ये हमने क्लास में डिस्कस किया है कि क्या सिक्योरिटी पे कोई, जैसे प्रोजेक्ट इंपोर्ट की एक सिक्योरिटी का एग्जांपल दिया था, क्या वहां के रिफंड पे इंटरेस्ट मिलता है आपको? बोलो सारे बच्चे फटाफट, स्वाति, राज, भक्ति, चिराग सर, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं, आपको इस पे नहीं मिलता। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, ये बच्चा यहाँ पे काफी सारे बच्चों ने इस चीज को शायद इग्नोर किया होगा कि सिक्योरिटी के ऊपर भी आपको कमेंट करना था। इस पे तो आप कर दोगे, लेकिन यहां पे आप कमेंट नहीं करोगे। कमेंट का आपको 1 नंबर मिलना है, फाइनल कंक्लूजन का आपको 1 नंबर मिलना है। आगे क्या लिखा है, कैलकुलेशन शुड बी नियरेस्ट टू 1 रुपी, मतलब राउंड ऑफ करना है, 0.5 वाला जैसे ऊपर और उसके नीचे वाला नीचे, एंड अज्यूम 366 डेज। ये होने के बाद भी कई बच्चों ने 365 लिया था पेपर में। क्वेश्चन को ढंग से रीड करो, क्वेश्चन की डिमांड ढंग से समझो। आओ इसका देखते हैं क्या किया है। कितने मार्क्स का है ये? 4 मार्क्स का है ये देखो इसको कितने मिले, 4 आउट ऑफ 4। तो जब आपको बार बार मैं बोलता हूं 90 के लिए एम करो, मिलेंगे नंबर। Where the customs duty order to be refunded is not refunded within 3 months, आप इसको अंडरलाइन कर सकते थे, उससे और अच्छा लगता। इंटरेस्ट इज टू बी पेड बाय गवर्नमेंट, रेट वाली बात इसने लिख दी, यस, यहां तक इसको 2 नंबर ऑलरेडी मिल गए, क्योंकि मेन 3 मंथ्स था और इंटरेस्ट वाली बात लिखी थी। 5 to 30 जो है मैंने आपको रेंज बताई थी, दिस इज द 6% करंट इंटरेस्ट रेट, ओके, इन द करंट केस। अब मैं चाहता हूं कि आप यहां पे थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के, और गाइज एक और लाइन छोड़ के आप एक चीज लिख सकते थे यहां पे, एनालिसिस, मतलब करंट केस एनालिसिस या फिर फैक्ट्स एंड एनालिसिस एक साथ। आप फैक्ट्स एनालिसिस को एक साथ लिख दो, टाइम नहीं लग रहा ना, लग रहा है टाइम नहीं है, फैक्ट्स को छोड़ दो अलग से, लेकिन एनालिसिस में फैक्ट्स को डालो। साहिल फाइल्ड रिफंड एप्लीकेशन for this final and provisional assessment on 20th October, however date of acknowledgement is 5th November। क्यों? क्योंकि लाला जी इसमें आपका डेफिशिएंसी ठीक हुई थी। Everything this student is writing is making me clear that this person knows his stuff। Yes, आगे refund was paid on 25th March, ओके, तो इंटरेस्ट के डेज कैलकुलेट किए। देखो कई लाइन वाइन कुछ नहीं है, बस इसने फाइनल आंसर्स को बॉक्स में डाल दिया। और नीचे क्या लिखा है, नो इंटरेस्ट शैल बी पेड ऑन सिक्योरिटी टुवर्ड्स प्रोविजनल रिलीज। मैं आपको बहुत बच्चे दिखा दूंगा जिन्होंने प्रोविजनल रिलीज पे कमेंट नहीं किया है। ये देखो स्टेप नंबर 2 4C में ये एक नंबर इस चीज का अलग दिया है और इस अमाउंट का 1 नंबर अलग दिया है। तो कैसे डिवाइड हुआ, कमेंट ऑन दिस सिक्योरिटी, फाइनल अमाउंट एंड 2 लीगल प्रोविजंस, तो 2 और 2 4 एक ही पेज पे किया है। कोई ऐसा अननेसेसरी नॉलेज जानने की कोशिश नहीं करी है, रेलिवेंट चीजें सारी लिखी है। यस, एग्जाम प्रेशर में कभी कभार इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है, तभी सी मानसी, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत इजी है, लेकिन मैं अभी तो आपको ये चीज बोलूंगा ना कि ये चीज आपको करनी है, वरना क्लास पेपर में भी नहीं करोगे।
ठीक है, तभी तो मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि ये चीजों पे ध्यान देना है, तो अभी करो गलतियां, लेकिन एट द एंड माई इंटेंशन इज कि आप पेपर में गलतियां मत करो, क्वेश्चन रीडिंग आराम से करना है। ओके, एक और मैं दिखा देता हूं, चलो मैंने शायद एक और मार्क किया था, देखते अगर मार्क किया है तो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 दिखाना था आपको। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 सी, कहीं पे भी कोई लाइन दिख रही है आपको? नहीं। टिक मिल रहे हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट सही है बच्चे की। नोट्स, आई वुड रादर अप्रिशिएट मोर कि आप थोड़ा सा लाइन डाल के नोट्स और बेहतर लिख सकते थे, थोड़ा सा नीट, फिर भी नंबर नहीं कटे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंप्रेशन बन चुका है, इंप्रेशन बन चुका है कि इस बच्चे को आता है। नहीं तो शायद मैं बोलता कि यार यहाँ पे थोड़ा लाइन छोड़ देते। और इस बच्चे ने देखो यहाँ पे एक प्लेस ऑफ सप्लाई वाली बात उसकी रह गई है। द वे ही हैज रिटन, ही और शी, आई डोंट नो द नेम, इससे क्लियरली पता चलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई की बात यहाँ पे लिखनी रह गई थी, बच्चे ने बाद में एरो डाल के ऐड किया है, ये भी एग्जामिनर ने नहीं काटा, क्योंकि आप इंसान हो, आप एक स्टूडेंट हो, हमें पता है, एग्जामिनर को पता है ये बात, लेकिन आपका इंटेंशन शो हो रहा है कि यू नो द स्टफ, इंप्रेशन बन चुका है। तो इसको 14 में से 10 मिले, आगे जाके इसने कुछ गलतियां करी है, बट ओवरऑल माई इंटेंशन इज टू शो यू दैट डोंट वरी। यहां पे उसने कुछ गलतियां करी है, उसके वजह से नंबर कटे हैं, कहीं पे भी कोई लाइन नहीं है, ये 2 गलतियां करी, उसके वजह से फाइनल आंसर गलत हुआ। और एक और चीज दिखाता हूं, ये देखो स्टार्ट कैसे हुआ है, वर्किंग नोट से, क्योंकि पूछा था जीएसटी पेबल इन कैश, तो आउटवर्ड वाला इसने वर्किंग नोट में डाल दिया। यस, आउटवर्ड वाला इसने वर्किंग नोट में डाल दिया, आईटीसी वाला भी वर्किंग नोट में डाल दिया, और जो फाइनल पूछा है उसमें वर्किंग नोट मत लिखना, बस लिखना जीएसटी पेबल इन कैश। ये देखो नेट जीएसटी इन कैश फॉर अप्रैल, पहले डाला आउटपुट, फिर डाला आईटीसी, फिर डाला आरसीएम। क्या यही स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ क्लास में नहीं डिस्कस किया? आउटपुट माइनस आईटीसी प्लस आरसीएम, क्या यही मैंने डिस्कस नहीं किया बार बार? फिर भी अगर तुम आरसीएम ऊपर लिख दोगे तो फिर नंबर कटे, फिर किसकी गलती? तो पेपर के लिए मैं बोलता हूं अभी घर पे एक बार लिख के प्रैक्टिस करो। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, जिस तरीके से, मैं अपना कुछ नहीं बोल रहा, हमारा ओवरऑल एफर्ट रहा है इस बैच में, जिस तरीके से हमने चीजें प्रिपेयर करी है, यू आर वेरी वेल इक्विप्ड फॉर अ 90 स्कोर गाइस, बट आपको वो 3 घंटे में इंप्लीमेंट करना है। आई डोंट थिंक अब इसके बाद भक्ति आपके कुछ शायद इश्यूज थे विद रिस्पेक्ट टू क्वेरीज थी विद रिस्पेक्ट टू द पेपर प्रेजेंटेशन, क्या इसके बाद भी आपको कहीं पे कुछ लग रहा है, कहीं पे भी कोई डाउट लग रहा है कि यार, या अब शायद इस डिस्कशन के बाद आप वो 90 का स्कोर और क्लैरिटी के साथ देख पा रहे हो? यहां पे कुछ एडिशनल नोट्स भी डाले, दैट्स फाइन, बताओ मुझे। यस सर, चिराग सर, आई डोंट थिंक अब इसके बाद आपको कहीं पे कोई डर लग रहा होगा। हमने 2-3 सवाल भी देख लिए, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दोस थिंग्स इन आवर क्लास, और इसके बाद नाउ यू आर क्लियर विद द प्रेजेंटेशन। सो प्लीज आप बस मेहनत अच्छे से करते रहो, कंसेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करो, 90 आएंगे, 95 भी आएंगे, हमें नहीं पता कौन सी हिस्ट्री कब बन जाए। देखो तो सही अभी सपना, अभी इस पॉइंट पे देखो तो सही वो चीज। 40 का एम बना के चलोगे तो फिर क्या मतलब है ना, 40 का एम और 50 का एम लेके चलना है तो फिर क्या ही करना है, फिर तो बैठे ही है ना 50-60 हजार 70 हजार वैसे ही लाने वाले नंबर। आपको अगर जेन्युइन वाला मेहनत करना है तो आपको वो एम लेना पड़ेगा, पहले आज दिमाग में वो चीज सोचनी पड़ेगी, उसके हिसाब से फिर एफर्ट जाएगा अगले 40-50 दिन में, फिर वो चीज इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, काफी पॉइंट्स क्लियर हो गए, यूट्यूब पे भी मैंने ये डाला है, आई होप यू गाइज आर ऑल्सो बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैंने एज प्रोमिस्ड आपसे 38 मिनट्स लिए हैं। ओके, ये वाला जो शीट है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और प्लीज टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, एमसीक्यूज चल रहे हैं सुपर टॉप कंसेप्चुअल वाले, गाइडेंस मिलता है, इनपुट्स मिलते हैं, वहां पे हम चीजें डिस्कस करते हैं, डिस्कशन ग्रुप ओपन है, तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और आई थिंक क्लास वाले तो आप सब हो ही वहां पे, राइट? सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। ओके, आई होप दिस वॉज यूजफुल। चैनल सब्सक्राइब करके जाना, बहुत सारा सामान जो है ना अभी रेडी हो रहा है आपके लिए। सुपर 40 का पीडीएफ क्लास वाले सुन लो, सुपर 40 का हमारा पीडीएफ रेडी है, उसका रिकॉर्डिंग अभी मैं आज या कल में करके इस वीकेंड तक आ जाएगा। सुपर 40 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हमारे क्वेश्चन बैंक से होंगे, ओके, साथ साथ उसके कंसेप्ट्स के रिवीजन। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, वी विल कीप मीटिंग। आगे बहुत सारी चीजें आने वाली है, बहुत सारी चीज आपके लिए प्लान हो रही है अगले जो भी 40-50 डेज है, तो बस बने रहिएगा चैनल के साथ, स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स ताकि कोई चीज छूटे ना। यस, थैंक यू स्वाति, चिराग सर, प्रणति मैम, आरती, भक्ति। चलो, कहीं पे भी कोई डाउट है, नंबर है आपके पास, रीच आउट टू मी। सारों को बोल रहा हूँ, यूट्यूब क्लास, एवरीवन, आई एम अवेलेबल, रीच आउट टू मी।
मानसी सर, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है कि डिटरमिन द ट्रीटमेंट, तो इसमें सिर्फ थ्योरी लिखना होगा या टेबल भी बना सकते हैं आंसर में? हाँ, ट्रीटमेंट में टेबल बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, और वहीं पे ब्रैकेट में नीचे नोट्स, क्वेश्चन बैंक में है ऐसे आंसर्स। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।